इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम जरूर बदल रहा है और 2-4 दिन की बात दिखे थे साथियों, बारिश का जरूर मौसम है। और भाई आने वाले समय में भी भाई तेज़ बारिश होने की पूरी संभावना। और हरियाणा भर में तो भाई आज चित्रिया राम जी बरसेगा। और भाई देखो, जो मौसम है, मौसम के अनुसार तो भाई सारी चीज़ होनी चाहिए। और नू क्या अगर भाई जो समय के अनुसार बढ़िया अपडेट करके चल रहा भाई, वो आगे होगा। और नू ये गीता के संदेश में भी कहा गया है कि भाई गति और समय ही जीवन का आधार है। तो साथियों, इस चीज़ का हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और ध्यान हम भी ज़रूर रखते हैं। हमेशा हर अपडेट आपके साथ भाई ज़रूर कार्यक्रम में लाते हैं, कार्यक्रम किसानवाणी में। और आज के किसानवाणी कार्यक्रम में साथियों, हम जो बातचीत आज जो चर्चा का विषय लाए है, कृषि मशीनीकरण योजना और नई फसल नई उमंग में हम जो बातचीत करेंगे भाई तिल की काश्त की। और साथ के साथ एक बातचीत भी हमने आज करी थी साथियों, और उस बातचीत के अंश भी जरूर सुनाओगे। लेकिन हमेशा कार्यक्रम की जो शुरुआत है साथियों, आज के कृषि प्रश्न से होती है। और आज का जो कृषि प्रश्न है, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? तो साथियों, हरियाणा में वो जिला बताना अपना है जरा भाई सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। और इसका जो आपने सही उत्तर 9466021336 पर केवल SMS के माध्यम से 6:50 से पहले आपको ज़रूर देना है, यानी 94 660 21 336 पर SMS के माध्यम से। प्रश्न है, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? और साथियों, बातचीत हमने भी महत्वपूर्ण करी भाई, कल बात करी थी। और बातचीत के अंश जरूर सुनाते हैं भाई। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण विषय पर भाई डॉक्टर विनोद है जी है, और विशेषज्ञ है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा में। और भाई महत्वपूर्ण उन्होंने भाई बातचीत करी और उस बातचीत के अंश जरूर सुनाते हैं, क्योंकि साथियों देखियो, बातचीत जब करते हैं तो भाई वो महत्वपूर्ण होती है। और विशेषज्ञ विशेष तौर पर कोई बता होता है भाई, वो तो काम की बात होती है। तो सुनते हैं ये बातचीत। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर विनोद है, जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा में विषय विशेषज्ञ है। और आज हम इनसे जानते हैं धान की फसल में खरपतवार किस प्रकार से नियंत्रण करें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, धान की जिस प्रकार से प्लांटेशन चल रही है और पौध तैयार भी हो रही है, लगा भी रहे, तो धान की फसल में खरपतवार के प्रभाव में नियंत्रण किस प्रकार से करें? तो कैसे शुरुआत होती है सर इसकी? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि 15 जून से लगभग हमारे हरियाणा में जो एक प्रतिबंध रहता है हरियाणा सरकार का, वो प्रतिबंध किसानों से हट चुका है। और सभी किसान भाई अब 15 जून से सब किसान भाइयों ने अपने धान की रोपाई आरंभ कर दी है जी। धान की रोपाई जैसे किसान भाई करते हैं, तो उसी के साथ साथ ही वो उस धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण भी करते हैं। खरपतवार नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और अगर किसान भाई समय पर महत्वपूर्ण इस विषय को अगर नजरअंदाज करता है, तो उसके जो उत्पादन है उसमें बड़ा एक विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है जी। तो जैसे ही किसान भाई हमारे ट्रांसप्लांट करते हैं, पौध की रोपाई करते हैं, तो उस समय फौरन ही
उनको जैसे रोपाई खेती खत्म होती है तो हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं, जिन केमिकल्स का नाम आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारी अनिलोफॉस है, ब्यूटाक्लोर है, प्रेटिलाक्लोर है। ये तो हमारे पास 3-4 दवाइयां हैं। इन दवाइयों का अगर वो उचित मात्रा कौन सी मात्रा, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं जी, अगर उस संपूर्ण मात्रा को वो अगर अप्लाई करें धान की रोपाई के करने के 2 से 3 के अंदर, और उसमें कंडीशन ये रहती है कि हमने पानी खड़ा रखना होता है वहाँ जी। तो अगर खेत में पानी खड़ा है और आप वहाँ दवाई डालते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप अपने खरपतवारों का 100% नियंत्रण कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दवाइयां बताई, जैसे आपने धान लगाया, जैसे आपने खड़े पानी में धान लगाया, धान लगाने के बाद ये आप सुनिश्चित करें कि आपका अगले 4-5 दिन तक पानी खड़ा रहे। अगर आपका पानी कहीं से भी उतर जाएगा तो वहीं से आपके खरपतवार निकलने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास जो दवाइयां हैं, हम उन दवाइयों को उस खड़े पानी के अंदर स्प्रे करते हैं या किसी बोतल वगैरह से उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं या किसी रेत वगैरह मिला के उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो उसकी एक लेयर जो है उस पानी की ऊपरी सतह पर जम जाती है दवाई की, और वो जो हमारे खरपतवार के जो बीज है जर्मिनेट होकर बाहर पौधे जो बाहर निकलते हैं उनको वो रोकती है। तो इसलिए हमारा खेत जो है उन दवाइयों को डालने के बाद खरपतवार से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। लेकिन मैं एक बात साथ साथ यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि आजकल धान को हम 2 तरीके से बिजाई करते हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका, जैसे ट्रेडिशनल तरीका हमारे पास धान की पौध बोई जाए और पौध बोने के बाद उसको 25-30 दिन के बाद उसको पार के दोबारा से उसकी रोपाई मुख्य खेत में की जाए जी। उसमें मैं खरपतवार नियंत्रण आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक दूसरी तकनीक जो जिसका हमारी सरकार आजकल बहुत जबरदस्त रूप से कार्य कर रही है वो है धान की सीधी बिजाई, जिसमें हम धान के बीज को सीधा खेत के अंदर बिजाई करते हैं। तो उसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि वो एक नई विधि है और किसान भाइयों को पिछली बार हमने देखा है कि बहुत सारे किसान साथियों को उस खरपतवार नियंत्रण में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो अगर हम उस DSR तकनीक में, धान की सीधी बिजाई तकनीक के अंदर अगर समय पर केमिकल्स का, दवाइयों का इस्तेमाल करें तो हम निश्चित रूप से 100% खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। धान की सीधी बिजाई का जहां तक विषय है, उस विषय में बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि आप लोग जैसे ही उसकी बिजाई करते हैं, धान की जैसी बिजाई करते हैं, बीज की जैसी बिजाई करते हैं DSR तकनीक के द्वारा, तो बिजाई के फौरन बाद ही आप उसके अंदर एक दवाई आती है हमारी, जिसको हम पेंडिमेथिलिन नाम से दवाई बोलते हैं, उसकी 1.25 लीटर का अगर हम 150-200 लीटर पानी मिला के उस खेत में स्प्रे कर देते हैं तो हमारी जो प्रारंभिक अवस्था में जितने खरपतवार निकलते हैं उनकी हम 100% रोकथाम कर सकते हैं जी। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना होता है कि लगभग जब हम 21 दिन की, हमारी 21 से 30 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है तो उस समय खरपतवारों का एक फ्लश और बाहर निकलता है। तो उस फ्लश को रोकने के लिए हम एक दवाई की सिफारिश करते हैं, जिसका नाम है नॉमिनी गोल्ड। नॉमिनी गोल्ड की हम जो मात्रा है वो 80 ml से लेके 100 ml तक की मात्रा प्रति एकड़ अगर किसान भाई 150-200 लीटर पानी में स्प्रे करते हैं तो सेकंड फ्लश की रोकथाम भी किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आपने ये जिस तरह स्प्रे बताया, कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए इसमें स्प्रे के दौरान? सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि जितनी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश की गई है, मात्रा की सिफारिश की गई है जी, उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करें। और दूसरा, जो समय होगा बहुत इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों, क्योंकि जो कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि समय पे अगर आपने दवाई का स्प्रे कर दिया तो आपको 100% नियंत्रण मिलेगा। अगर आपने उस समय पर नहीं किया तो आपको 100% नियंत्रण जो है खरपतवार का वो मिलना बहुत असंभव हो जाता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सिफारिश करना चाहूंगा कि किसान भाई वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई मात्रा का उचित इस्तेमाल करें, उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करें, कम ज्यादा ना करें दवाई का। और जितनी पानी की मात्रा हम 150 से 200 लीटर बताते हैं उतने ही पानी की मात्रा वहां इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो समय का अवश्य ध्यान रखें जी। समय का तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब जब हम दवाई लेते हैं तो कई बार जैसे मार्केट बाजार के अंदर नकली भी आ जाती है या फिर पक्का बिल नहीं लेते, तो इस प्रकार की कुछ क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे भाई किसान को नुकसान नहीं हो? नहीं, नकली शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए यहाँ, क्योंकि नकली तो शब्द तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी दवाई की हम जांच कर लें, लेबोरेटरी फेल आ जाए, तभी हम उसको नकली कह सकते हैं। हम अनऑथेंटिकली यहाँ किसी दवाई को नकली नहीं कह सकते इस मंच के माध्यम से। हाँ, तो लेकिन किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी वो किसी भी दुकानदार से कोई भी कृषि
आदान, चाहे वो बीज हो, चाहे दवा हो, चाहे खाद हो, जब भी किसी दुकानदार से लेते हैं तो वहां से एक पक्का बिल अवश्य लें। पक्का बिल लेने से उनकी एक श्योरिटी ये हो जाती है कि उनको असली सामान मिलने की संभावना वो लगभग 99.9% बढ़ जाती है जी। तो इसलिए किसान भाइयों को जब भी दवा लें तो वहां से उस दुकानदार से अपना पक्का बिल अवश्य लें। तो कई बार डॉक्टर साहब देखते हैं भाई, जैसे पक्का बिल होता है, देखो फसल का मुआवजा भी बाई चांस कोई खराब हो जाए, कोई वैसे है तो नहीं विनोद जी, वो एक प्रोसेस है। बिल के बाद अगर मान लो किसी दवाई से कोई खराबी होती है या किसी और से कोई नुकसान होता है तो उसका एक प्रोसेस है जी। उस प्रोसेस में जब आप किसी चीज के बारे में शिकायत करते हैं तो उसका एक प्रोसेस, एक कमेटी तैयार होती है विभाग द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों की कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी पूर्ण रूप से उस तथ्यों की जांच करती है। उन तथ्यों की जांच के उपरांत एक रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही किसान को वो मुआवजा मिलने का एक प्रोसेस शुरू किया जाता है। तो कुल मिला के एक सेफगार्ड की तरह होता है अगर जो पक्का बिल हम लेते हैं किसान के लिए। यस, अगर किसान भाई अपने आदानों का अगर पक्का बिल कहीं से लेता है दुकानदार से तो उसकी एक सुरक्षा कवच उसको उपलब्ध कराता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है और जिस तरह धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण की हम जिस तरह बात कर रहे हैं, क्या सावधानी और रखनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आगे फायदा ले सके? ऐसा है विनोद जी कि अगर खरपतवारों का हम समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं ना तो कृषि वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि 60 से 80% तक का आपके उत्पादन पर असर पड़ सकता है। आपका उत्पादन जो है वो 60 से 80% तक कम हो सकता है। और मैंने ये 2 बातें बड़ी मुख्य रूप से आपको बताई हैं। धान के जब आप खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो वहां समय का और दवाई की मात्रा का ध्यान रखें। दवाई की मात्रा तो ज्यादा डालें और न ही कम डालें। अगर इस दवाई की मात्रा में आप बदलाव करोगे तो आपका खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाएगा। अगर आप दवाई ज्यादा डालोगे तो आपकी फसल पर असर डालेगी। हाँ, अगर कम डालोगे तो अगले साल जो है वो फसल जो आपका खरपतवार है वो अगले साल अधिक बीज पैदा करेगा। इसलिए आप समय का ध्यान रखें, उचित समय का ध्यान रखें और दवाई की उचित मात्रा का ही एप्लीकेशन अपने खेत में करें जी। तो डॉक्टर साहब, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी समय का और एक मात्रा का जो महत्वपूर्ण योगदान है, तो महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये बातचीत हमने ज़रूर करी और भाई जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा में जो विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और साथियों देखो वो क्या करे भाई, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और नुकसान तो भाई आर्थिक तौर पर होता है, समय का भी होता है और भाई जो हम एक जो उम्मीद करते हैं हमारी उम्मीद भी ज़रूर टूट जाती है। तो साथियों कोशिश करें कि भाई महत्वपूर्ण जो बातचीत हम जो लेकर आते हैं हमेशा ध्यान रखें और अपने जो आपके जो साथी है जो कृषि को आगे बढ़ाते उनके साथ भी इन बातचीत को शेयर करें ताकि भाई वो भी नुकसान होने तक बचाए। और बातचीत के बाद भाई जो यह तो महत्वपूर्ण हमने आपको बातचीत सुनाई वो भी सुनाई और चर्चा हम ज़रूर कर रहे थे भाई मशीनीकरण योजना की। क्योंकि साथियों देखो कोई भी मौसम जब हम हो तो भाई देखो हम फसल तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन साथ के साथ जब साथियों जो चर्चा हम करते हैं तो साथियों देखो जीवन के अंदर सारी चीज़ ज़रूरी है। और भाई नुकाग्र भाई मशीनीकरण युग ज़रूर चल रहा है और इस मशीनीकरण युग के अंदर साथियों हमने हर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि कृषि आज मशीनीकरण युग है और उसके अनुसार भाई हमने ज़रूर इसमें ध्यान रखेंगे तो साथियों जब भी हमको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। और भाई देखो इसमें चर्चा हम क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि देखो भारत में जो कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण में जो एक समय है मुख्य भाई ट्रैक्टर का उपयोग का ठीक है और आधारित था। वर्तमान में भाई आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। आधुनिक कृषि को जो पूरा करने के लिए भाई आजकल तो स्मार्ट मशीनरी है, स्वचालन है, स्टिक उपकरण है, भाई ड्रोन सिस्टम आ गया है। तो साथियों समय का हमने सदुपयोग करना पड़ेगा, मशीनीकरण योजना के साथ हमने जुड़ना पड़ेगा और कृषि क्षेत्र में तो विशेष तौर पर क्योंकि साथियों देखो जब मशीनीकरण की जब बात आती है कृषि में तो भाई कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण के अंतर्गत उत्पादकता में भाई सुधार है, दक्षता में वृद्धि है और कृषि कार्यों में जो शारीरिक श्रम है वो भाई निर्भरता कम करने के लिए भाई हार्वेस्टर और आधुनिक उपकरणों जिस तरह
मशीनों का उपयोग करना शामिल है। और कृषि के मशीनीकरण में भाई उभरती जो प्रौद्योगिकियां है उसकी बात करें तो एक तो परिशुद्ध कृषि यानी कि परिशुद्ध कृषि में मृदा और जलवायु जो स्थितियों के आधार पर भाई संसाधन उपयोग है, जिसने भाई जल उर्वरक और पीड़कनाशी को आधुनिकीकरण के लिए भाई जीपीएस सिस्टम है, जिस तरह एलओटी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ड्रोन सिस्टम होगा, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग इसमें किया जाता है। और कृषि में भाई जब ड्रोन की बात करें तो देखो नमो दीदी ड्रोन ऐप का जो बात कर रहे हैं भाई, ड्रोन का उपयोग है। फसल की निगरानी की बात करें और पीड़कनाशी के छिड़काव की बात कर ले, उपज अनुमान के लिए भाई किया जाता है। और वैश्विक ड्रोन आयात में भाई भारत की जो हिस्सेदारी की जब हम बात करते हैं तो भाई इसे देखो इसके अंदर 22% है। और जो ड्रोन दीदी योजना की जिस तरह हमने बातचीत करी तो भाई देखो जो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को किराए की सेवाएं प्रदान करने, मशीनीकरण और ग्रामीण रोजगार को भाई बढ़ावा देने के लिए भाई ये भाई 15,000 ड्रोन उपलब्ध करवाता है। और स्वायत्त मशीनीकरण की जब हम बात करें तो भाई चालक रहित ट्रैक्टर और रोबोट हार्वेस्टर मानव की जो न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ भाई बीजारोपण है, छिड़काव की बात करें, कटाई जिसे भाई जो कार्य है ये करते हैं। और कृषि आजकल तो भाई देखो जो कृषि रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाई ये जरूरी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में रोबोट के उपयोग से जो बुआई है, सिंचाई है, निराई और कटाई में स्वचालित इसमें क्रिया सक्षम हुई है, जिससे भाई लागत कम हुई है और जो दक्षता में भाई वृद्धि हुई है। तो कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण का जो स्तर की बात करें तो भाई भारत में कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण का जो कुल लगभग 47% है। और पंजाब और हरियाणा में जो आसपास की जिस तरह बात करें तो भाई 40 से 45% मशीनीकरण है पंजाब हरियाणा की जब हम बात करें। जबकि जो पूर्वोत्तर राज्यों में भाई मशीनीकरण भाई अभी ना के बराबर, लेकिन भाई प्रगति जरूर हो रही है। और गेहूं और चावल जिसे अनाज फसलों में लगभग भाई 50 से 60% योगदान मशीनीकरण का है, जबकि बागवानी में मशीनीकरण का उपयोग थोड़ा सा कम है। और वैश्विक स्तर की जब हम बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर भाई विकसित देशों में जो मशीनीकरण का जो स्तर है भाई 90% से अधिक है, जबकि अविकसित क्षेत्र विशेष रूप से भाई अफ्रीका का दक्षिण एशिया की बात कर ले वर्तमान में भी शारीरिक श्रम पर निर्भर है। लेकिन भाई विकासशील देशों में भाई चीन का 60% और ब्राजील का 75% भाई अग्रिम स्थान रखता है। कुल मिलाकर अगर जो भारत की बात करें तो देखो जो भाई 47% तक पहुंच गया और आगे तो भाई दिनादिन ये जरूर बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन है और डिजिटलाइजेशन के साथ हमने समय के अनुसार तो भाई चलना ही पड़ेगा। और कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण का भाई मुख्य महत्व तो भाई ये है, एक तो इनपुट बजट है, जिस तरह एक रिपोर्ट भाई जब बात करें तो एक बढ़िया भी रहता है। और भाई जो हम फायदा लेना चाहते जो एक उद्देश्य होता है वो हमने ज़रूर इसमें मिलता है। तो साथियों ये तय हमने बातचीत आज का जो चर्चा विषय था कृषि मशीनीकरण योजना की बात करी, नई फसल नई उमंग की भी बात करेंगे, तिल की काश्त है, लेकिन साथ ही कुछ जानकारी भी जरूर दोगे। और मौसम की बात करें तो भाई देखो आज का अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की जब हम बात करें तो भाई अधिकतम 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। और भाई आगे मौसम की बात करें तो भाई कल बूंदाबांदी होगी, लेकिन भाई परसों जरूर राम जी बरसने की ज़्यादा संभावना है, बारिश का भी है। उसके बाद एक दिन छोड़कर फिर लगातार जो बारिश का जो क्रम है भाई अगले हफ्ते तो बारिश जरूर है। तो अपना भाई बीच बचाव भी करे, ध्यान भी रखे और अपने कार्य भी बढ़िया तरीके तक करें। और रही भाई कल के कृषि कार्यक्रम की, भाई कल है रविवार और कार्यक्रम हम हमेशा लेकर आते हैं कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। और इसी की तरह साथियों जो सोमवार को कार्यक्रम हम अन्नदाता लेकर आए हैं, क्योंकि भाई जो अन्नदाता कार्यक्रम है सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रसारित किया जाता है और बाकी दिन हम किसान वाणी का प्रसारण करते हैं। और जिस तरह भाई इसमें मंगलवार हो गया, वीरवार हो गया, शनिवार हो गया। और भाई अन्नदाता कार्यक्रम में हम सोमवार को जो बातचीत ज़रूर लेकर आए हैं, इसमें हम जो बातचीत करेंगे भाई गन्ना फसल की देखभाल। और आज की नसीहत के दौरान सोमवार को जो हम बातचीत लेकर आए हैं किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बागवानी। और भाई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लोक संगीत तो हमेशा रहता ही है। और भाई अब मेरे ख्याल तक ज़्यादा समय हो गया और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई मनोरंजन का भी विशेष तौर पर अपना ध्यान रखते हैं और रागनी भजन के माध्यम से साथियों अपने जीवन स्तर को बेहतरीन भी बनाते। तो सुनते हैं एक रागनी कार्यक्रम किसान वाणी में। और इसके बाद भाई हम जो आज का
कृषि प्रश्न था कि भाई कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है, और उसका जो उत्तर 9466021336 पर हम इस रागनी के बाद लेते। तो सुनते हैं ये रागनी। तोरे साथ रहनिया संग के साथी, कम दया मेरे पे फेर दियो, मने देश के ऊपर जान झोंक दी, कम लिख चिट्ठी में ये दियो, साथ रहिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, सबको दुआ सलाम लिखो, देखे जितने से मेरे मंत्र प्यारे, सबको राम और राम लिखो, मेरे पास के जाए भैया ने मेरा एक जरूरी काम लिखो, मेरे पास के जाए भैया ने एक जरूरी काम लिखो, देखे जिस रस्ते उस रास्ते फूल बखेर दियो, मन देश के ऊपर जान झोंक दी, रल चिट्ठी में साथ रहिया संग के साथी, दया मेरे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, चिट्ठी में दियो। मारे खानदान में टुक हो जा, दो यानी सिन मूर्त से कद बालक पण में दुखी हो जा, पाल पोसते जाने कर ले जिंदगी भर का सुख हो जा, जवान उम्र में मेरी त्रिया देश धर्म में रुखी हो जा, तो साथियों मेहर सिंह की हिट रागनियों में से हमने इस रागनी को लिया था। और साथियों देखिए भावनाएं होती है और शब्द होते हैं, और जब बातचीत अपनी भाषा बोली में होती है तो साथियों वह चीज़ बहुत बढ़िया लगा करे, और नुगा करे साथियों कोई भी चीज़ हो जो मन से जो निकलती है वह तो बढ़िया लग गए है। कई बार तो गीतों में रागड़ियों में भजन में ऐसा लगता है साथियों वाह मेरे मन की ही बात है, और वास्तव में हमारी जो कोशिश रहती है साथियों बढ़िया लोक संगीत सुनाने की, और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से हमें हमेशा जुड़े रहिए। और आजकल तो भाई जिस तरह फ़ोन है तो फ़ोन के अंदर भी भाई
न्यूज़ ऑन AIR का ऐप है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप उसमें कुरुक्षेत्र लिखते हैं तो भाई लाइव जो भी कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र से है वो बिल्कुल सीधे आप जुड़ सकते हैं। इसी तरह AIR कुरुक्षेत्र का भाई यूट्यूब चैनल भी है और महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हम उस पर ज़रूर डालते हैं और ये सारी तमाम जानकारियाँ हम उस पर सभी जो आप उस पर हम जो अपलोड करते हैं आप उनको सुन सकते हैं। और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और साथियों कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा था, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? तो और इसका सही उत्तर भाई सिरसा, और इसका जो सबसे पहला जो सही उत्तर है आया है साथियों ये यमुनानगर गांव जगुड़ी से है और जिनके नाम है रणधीर सिंह बांगड़ और परिवार के सभी सदस्य हैं। और इसी तरह साथियों एक और सही उत्तर जो आया साथियों और ये है भाई संजीव कुमार, अमन कुमार और गांव कुकाणी और जो भाई इंद्री करनाल से इन्होंने सही उत्तर लिखा है। और साथियों देखिए जो जब हम सही उत्तर की बात करते हैं तो साथियों देखिए जब प्रगतिशील किसान बहन भाई आज के युवा जब इस चीज़ को देखते हैं तो साथियों निश्चित तौर पर ज्ञान जरूर बढ़ता है। और आजकल तो भाई जो परीक्षाएं होती है उनमें भी भाई जो अपडेट तो अपने क्षेत्र की ज़रूर हम रखते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही भाग लेकर भाई ज्ञान को आगे बढ़ाते रहेंगे। और बातचीत हम जो ज़रूर कर रहे थे साथियों नई फसल नई उमंग के तहत भाई तिल की काश्त की देखिए साथियों जो तिल की काश्त है साथियों जो इसके अंदर हम न साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं क्योंकि साथियों जो काश्त है ये महत्वपूर्ण है और इसमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें लाभ लेते हैं। तो कोशिश ये ज़रूर करनी चाहिए कोई भी फसल हो उसमें हम आगे बढ़े। और तिलन इसमें तिल की जो खेती भाई इसने तिलन भी कह देते हैं और भारत में ये एक महत्वपूर्ण फसल। और भाई अब मुख्य रूप से भाई वैसे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात कई जगह ये उगाई जाती है। जब इसकी बात करें तो साथियों तिल की जो जलवायु तिल की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु बढ़िया रहती है और मिट्टी भाई जो बलुई दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का होता है। और खेत की तैयारी की बात करें तो भाई तिल की बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई और खरपतवार को हमने इसमें साफ करना चाहिए। और बुआई की बात करें तो तिल की बुआई लाइनों में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और बीज को भाई 2 से 3 सेंटीमीटर पर इसमें गहराई में न बोवे, इसका भी हमने ज़रूर ध्यान रखें। और सिंचाई की बात करें तो भाई उचित नमी की आवश्यकता होती है इसलिए ज़रूरत के अनुसार इसमें सिंचाई करनी चाहिए। और भाई इस तरह ज़रूर हमने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं। और तिल की जब खेती की बात करें तो देखो भाई बाज़ारों में ज़रूर मांग बढ़ती है तो समय अनुसार इसमें हमने आगे बढ़ाना चाहिए। तो साथियों आज किसान कॉल सेंटर का नंबर भी नोट कीजिए 1555 है, घर बैठे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह PIB ऐप के माध्यम से आप घर पर सारी जानकारियां ले सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम में के इस अंक में इतना ही और अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।